बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो डीएनए होता है ये हमारा हेरेडिटरी मटीरियल है यानी कि विरासती मादा है यानी कि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। हेरेडिटरी मटीरियल मतलब विरासती मादा यानी कि विरासती खसूसियात जो मदर या फादर से अपने चिल्ड्रन बच्चों में मुंतकिल होती हैं। ये जो डीएनए होता है इनमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। वो सेल की प्रॉपर्टीज़ के मतलब, ह्यूमन की प्रॉपर्टीज़ के मतलब या ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज़ के मतलब और एक्टिविटीज़ के मतलब ऑफ दी सेल। ये जो डीएनए होता है इसमें सेल ने जो एक्टिविटीज़ करनी होती है उसके मतलब तमाम इन्फॉर्मेशन डीएनए पर मौजूद होती है। और इंसान में जो खसूसियात पाई जाती हैं उनके मतलब या किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो खसूसियात पाई जाती हैं वो उस तमाम की इन्फॉर्मेशन डीएनए पर मौजूद होती है। लोकेशन ऑफ अ डीएनए कहाँ पे पाया जाता है, इसकी कसरत से अमाउंट कहाँ पे पाई जाती है। डीएनए अबंडेंटली प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स, यानी ये क्रोमोसोम में बहुत ज़्यादा तौर पर पाया जाता है। यानी कि क्रोमोसोम तो बने ही डीएनए के होते हैं और एक प्रोटीन के से डीएनए के स्ट्रैंड से, और एक प्रोटीन होती है उसका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। जब ये डीएनए के स्ट्रैंड उस हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द रैपिंग करते हैं यानी कि उसके गिर्द अपना राउंड यानी कि उसके गिर्द लपेटते हैं उसके इर्द गिर्द लपेटे जाते हैं तो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। कुछ अमाउंट इसकी सेल के दूसरे स्ट्रक्चर में भी पाई जाती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं डीएनए। कुछ अमाउंट इसकी माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट में भी पाई जाती है, और सम क्वांटिटी प्रेजेंट सम अदर पार्ट्स, यानी कि डीएनए की कुछ क्वांटिटी यानी कि कुछ मकदार सेल के दूसरे हिस्सों में भी पाई जाती है। कंपोनेंट ऑफ अ डीएनए के कंपोनेंट क्या हैं। डियर स्टूडेंट, डीएनए जो होता है यानी कि डीएनए के कंपोनेंट का मतलब है डीएनए के हिस्से। डीएनए किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। डीएनए का जो सब यूनिट होता है या डीएनए का यूनिट बेसिक यूनिट होता है वो न्यूक्लियोटाइड होता है। यानी डीएनए न्यूक्लियोटाइड के आपस में मिलने से डीएनए का मॉलिक्यूल बनता है। जब डीएनए का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो सिर्फ है ही न्यूक्लियोटाइड, जैसे कि एक मकान के बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे कि ब्रिक्स होती हैं, ईंटें होती हैं, इस तरह डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स न्यूक्लियोटाइड हैं। जब ये रिपीटिंग यूनिट यानी कि सेम रिपीटिंग यूनिट एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड के मतलब डीएनए का स्ट्रक्चर यानी कि डीएनए के कंपोनेंट के मतलब आपको जानने से पहले आपको न्यूक्लियोटाइड का पता होना चाहिए। ये मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, इससे पहले वाले लेक्चर में। चलो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है। सबसे पहले राइबोज शुगर होती है इस तरह, इसके साथ यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पर बेस अटैच होती है। ये बेस कोई भी हो सकती है, एडिनिन हो सकती है, थायामीन हो सकती है, साइटोसिन हो सकती है, गवानीन हो सकती है, यूरासिल हो सकती है। और ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और इसके ऊपर लगा होता है कार्बन नंबर 5, और कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होता है फास्फेट ग्रुप। ये होता है एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। डीएनए इज मेड अप ऑफ 4 काइंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी कि 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। हमने कल ये भी पढ़ा था कि डीएनए में सिर्फ 4 बेसिस पाई जाती हैं, और वो 4 बेसिस हैं एडिनिन, गवानीन, साइटोसिन और थायामीन। और आरएनए में ये जो थायामीन होता है इसकी जगह यूरासिल पाई जाती है, और ये डीएनए में यूरासिल की जगह थायामीन पाई जाती है, नाइट्रोजनियस बेस। और वो 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से हैं। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी कि इस न्यूक्लियोटाइड में
एडिनोसिन नाइट्रोजनियस बेस इस्तेमाल होती है। ये एक किस्म का न्यूक्लियोटाइड है। और इसके साथ डियर स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि ये डी क्यों लगा है और यहाँ पे DAMP, यानी कि डी का मतलब है डी ऑक्सी, कार्बन नंबर 2 पर ये जो न्यूक्लियोटाइड की राइबोज शुगर है इसके कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, ऑक्सीजन एब्सेंट है कार्बन नंबर 2 पर राइबोज शुगर के। इस तरह इसके साथ ये डी लगा है डी ऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी कि DAMP। और दूसरे काइंड का जो न्यूक्लियोटाइड है उसका नाम है ग्वानोसिन। ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। ग्वानोसिन का G आ गया, मोनो का मतलब M आ गया और फास्फेट का P आ गया, इस तरह। और D इसके साथ लग गया डी ऑक्सी GMP। इसी तरह ये डी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, इस फास्फेट जो तीसरी किस्म का फास्फेट है इसमें नाइट्रोजनियस बेस थायमीन इस्तेमाल होती है। ये ग्वानोसिन में गवानीन इस्तेमाल होती है, एडिनिन में A इस्तेमाल होती है। ये नाइट्रोजनियस बेसिस की बुनियाद पर न्यूक्लियोटाइड की अकसाम बनाई गई है। ये साइटिडीन मोनोफॉस्फेट यानी कि DCMP और डी थायमीडीन मोनोफॉस्फेट यानी कि DTMP। इसमें जो नाइट्रोजनियस बेस है वो है थायामीन। यानी कि डियर स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी कि कंपोनेंट ऑफ डीएनए के हिस्से। डीएनए 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है और वो 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड इनकी अकसाम सिर्फ नाइट्रोजनियस बेस के मुख्तलिफ होने की वजह से बनती है। जो पहला न्यूक्लियोटाइड है वो है डी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी कि डी ऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट DAMP। इसमें एडिनिन नाइट्रोजनियस बेस इस्तेमाल होती है। दूसरी किस्म का जो न्यूक्लियोटाइड है वो है डी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट और DGMP। इसमें गवानीन जो होती है नाइट्रोजनियस बेस वो इस्तेमाल होती है। तीसरी किस्म का है साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, इसमें थायामीन इस्तेमाल होती है। साइटिडीन में साइटोसिन इस्तेमाल होती है, नाइट्रोजनियस बेस साइटोसिन। और ये जो थाइमिडीन है इसमें नाइट्रोजनियस बेस इस्तेमाल होती है, थाइमीन। डियर स्टूडेंट अगर हम नाइट्रोजनियस बेसिस को देखें, नाइट्रोजनियस बेसिस वो हैं एडिनिन, यूरासिल, इसके साथ गवानीन, इसके साथ साइटोसिन, इसके साथ थाइमीन। डियर स्टूडेंट ये 5 किस्म की नाइट्रोजनियस बेसिस है, लेकिन ये जो डीएनए होता है उसमें यूरासिल की जगह थाइमीन इस्तेमाल होती है और आरएनए में थाइमीन की जगह यूरासिल इस्तेमाल होती है। ये यानी कि डीएनए और आरएनए में 4 नाइट्रोजनियस बेसिस पाई जाती हैं और टोटल नाइट्रोजनियस बेसिस हैं 5। अगर ये एडिनिन हम लगाएं, ये हमने राइबोज शुगर लगा ली, ये है राइबोज शुगर और इसके हमने फर्स्ट कार्बन पे लगा दी एडिनिन और कार्बन नंबर 5 पे हमने लगा दिए यानी कि एक फास्फेट ग्रुप। अगर यहाँ पे OH यानी कि ये राइबोज शुगर है, ये डीऑक्सी राइबोज शुगर नहीं है यानी कि आरएनए है, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा एडिनिन। मोनोफॉस्फेट, ये स्ट्रक्चर इस तरह बन गया।
अगर यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस इस्तेमाल करें यूरासिल, ये भी आरएनए की यानी कि राइबोज शुगर है और आरएनए का ही स्ट्रक्चर है, तो ये बनेगा एडिनिन की जगह आ जाएगा यूरिडीन, यूरासिल की जगह आ जाएगा यूरिडीन, यूरिडीन, ये बन जाएगा यूरिडीन मोनोफास्फेट। अगर यहाँ पे हमने 2 फास्फेट ग्रुप लगा दिए तो ये बन जाएगा यूरिडीन डाईफास्फेट। अगर 3 फास्फेट ग्रुप लगा दिए तो ये बन जाएगा यूरिडीन ट्राईफास्फेट। और हम अगर एडिनिन लगाएं तो ये बनेगा एडिनिन मोनोफास्फेट। अगर 2 फास्फेट ग्रुप एडिनिन डाईफास्फेट, अगर 3 फास्फेट ग्रुप एडिनिन ट्राईफास्फेट ग्रुप। सिर्फ समझाने का मतलब ये है, अगर हम यहाँ पे गवानीन लगा दें, इस यूरासिल की जगह हमने गवानीन लगा दी तो ये बन जाएगा गवानीन, गवानोनीन। गवानोइन मोनोफास्फेट, गवानीन मोनोफास्फेट, गवानो। अगर गवानीन की जगह एन के बाद ओ आ जाएगा, फिर बनेगा गवानोइन मोनोफास्फेट या डाईफास्फेट या ट्राईफास्फेट। अगर साइटोसिन लगा दिया तो ये बनेगा साइटिडीन मोनोफास्फेट, डाईफास्फेट, ट्राईफास्फेट। ये हमने पढ़ा आरएनए के बारे में। आरएनए, अगर यहाँ पे हमने डीऑक्सीराइबोज शुगर ले ली यानी कि डीएनए के लिए, और यहाँ पे हमने जो कार्बन नंबर 1 पे जो बेस लगाई वो लगा ली एडिनिन, और यहाँ पे फास्फेट ग्रुप लगा लिया कार्बन नंबर 5 पर, तो ये बनेगा एडिनोसिन। इसमें बना था एडिनिन, ये इसमें जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है यानी कि डीएनए में इसका नाम बन जाएगा एडिनोसिन मोनोफास्फेट। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आएगी, कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन एब्सेंस होगी। डीऑक्सीराइबोज में जब हम ये जो लगाएंगे नाइट्रोजनस बेस एडिनिन तो ये बन जाएगा एडिनोसिन। यानी कि समझाने का मतलब ये है कि इनके नाम आरएनए में मुख्तलिफ हो जाते हैं, डीएनए में मुख्तलिफ हो जाते हैं। डीएनए में हमने जब ये जो एडिनिन नाइट्रोजनस बेस लगाई तो इसका नाम रहा एडिनिन मोनोफास्फेट, और इसी तरह जब हमने ये आरएनए में लगाई तो ये बना एडिनिन मोनोफास्फेट। जब हमने ये डीएनए में लगाई तो ये बना एडिनोसिन मोनोफास्फेट। अगर हमने यहाँ 2 फास्फेट ग्रुप लगा दिए तो ये बना एडिनोसिन डाईफास्फेट। अगर हमने यहाँ 3 फास्फेट ग्रुप लगा दिए तो ये बन गया एडिनोसिन ट्राईफास्फेट यानी कि एटीपी। और यही एटीपी डीएनए से मिलकर बनी होती है, ना कि आरएनए से। डियर स्टूडेंट, अगर आगे हम पढ़ते हैं अपना, डियर स्टूडेंट, जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से मिलता है यानी कि डीएनए के या आरएनए के सब यूनिट एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के ज़रिए मिलते हैं। जब 2 न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो बनाते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड, और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो बना देते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड की चेन। हम पहले जब 2 न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो बना देते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड। और ये कैसे बनते हैं ये मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। मेरा डियर स्टूडेंट लेक्चर एंड तक देखना, अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। सबसे पहले हमने राइबोज शुगर लिया, एक न्यूक्लियोटाइड लिया, उसकी हम राइबोज शुगर ले लेते हैं। और राइबोज शुगर न्यूक्लियोटाइड अगर हम डीएनए का ले रहे हैं तो यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन एब्सेंस होगी, यहाँ पे बेस, और यहाँ पे फास्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 5 पर, और कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप।
डियर स्टूडेंट, ये जो होते हैं ना न्यूक्लियोटाइड, ये एक दूसरे के ज़रिए 5 प्राइम और 3 प्राइम के ज़रिए जुड़ते हैं। ये जो फास्फेट ग्रुप होता है इसको कहते हैं 5 प्राइम, यानी कि ये 5 कार्बन के साथ जुड़ा होता है। और ये जो हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है ये कार्बन नंबर 3 के साथ जुड़ा होता है, इसलिए इसको कहते हैं 3 प्राइम। एक हाइड्रोक्सल ग्रुप ये 3 प्राइम पे लगा, दरमियान में आ गया फास्फेट ग्रुप ऐसे, OH, इधर भी OH और इधर भी OH, यानी कि फास्फोरिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है H3PO4। H 3 पूरे हैं, 1 2 3, 3 H पूरे हैं, फास्फोरस 1 पूरा है, फास्फेट पूरा है, ऑक्सीजन 4 पूरे हैं, 4 पूरे हैं, 1 2 3 4। नीचे हमने फिर एक न्यूक्लियोटाइड लगा लिया और वो इस तरह लगा लिया। ये जो राइबोज शुगर और इसके कार्बन नंबर 1 पे बेस उसी तरह, और कार्बन नंबर 5 पे इसके होता है CH2OH। और ये फास्फेट ग्रुप जो है ये इस न्यूक्लियोटाइड का है, और ये जो फास्फेट ग्रुप है वो भी इसी तरह का होता है। मैंने सिंपल फास्फेट लगा दिया और नीचे इसके वैसे ही हाइड्रोक्सल ग्रुप 3 प्राइम पे आ जाता है। ये जो डियर स्टूडेंट OH होता है, ये जो OH होता है 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सल ग्रुप, ये यहाँ से हाइड्रोजन को ले लेता है और एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है यहाँ से। इसी तरह ये जो कार्बन नंबर 5 का OH यानी कि हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है ये यहाँ से H लेता है और एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है यहाँ से। और ये जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है या फास्फोएस्टर बॉन्ड होता है वो इस तरह बनता है, P बॉन्ड O फिर बॉन्ड C, POC के दरमियान बनता है और ये बन गया फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। मैं यहाँ आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि किस तरह, यहाँ जैसे जब वाटर रिलीज हुआ दूसरी किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना आपने। उसी तरह राइबोज शुगर, ऊपर इसके फास्फोर्स, मैंने इसको खोल के लिख दिया OH, इधर भी OH, यहाँ पे इसके कार्बन नंबर 1 पे बेस, और ये जो 3 प्राइम था यहाँ से हाइड्रोक्सल ग्रुप इसका और इसके H के साथ मिलकर पानी का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो गया और ये यहाँ से ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली मिल गया और ऑक्सीजन मिली है फास्फोरस के साथ। इधर डबल बॉन्ड O, दूसरी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, इधर OH, और ये जो इसने नीचे बनाया है बॉन्ड वो भी यहाँ पे ऑक्सीजन रह गया और इस कार्बन नंबर 5 का हाइड्रोक्सल ग्रुप H के साथ मिलकर यहाँ से भी एक पानी का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ और ये इस तरह CH2 और नीचे OH, ये 3 प्राइम पे और ये इसके साथ मिल गया, ये बन गया फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, यानी कि एक फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड ये बन गया, कार्बन यहाँ पे COP, एक फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड यहाँ पे बन गया और एक एस्टर बॉन्ड बन गया इन दोनों के दरमियान O, और ये इसका C इसके दरमियान बन गया, ये बन गया फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, यानी कि 2 एस्टर बॉन्ड बन गए फास्फोरस के दरमियान और इसको कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और इस फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के ज़रिए 2 न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से मिलते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं आपको ये दोबारा समझा देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ भी जाता है इसका फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये जो एक न्यूक्लियोटाइड हमने लिया इसके 3 प्राइम पे लगा था हाइड्रोक्सल ग्रुप और दूसरा न्यूक्लियोटाइड उसका फास्फेट ग्रुप, हमने फास्फेट ग्रुप जो था उसको फास्फोरिक एसिड को हमने खोल के लिख दिया। इस 3 प्राइम का जो हाइड्रोक्सल ग्रुप था ये फास्फोरिक एसिड के हाइड्रोजन के साथ मिलकर यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और कार्बन डायरेक्टली अटैच हो जाता है ऑक्सीजन के साथ और ये बन जाता है एस्टर बॉन्ड कार्बन
यहाँ से कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये फास्फोरस, और वो ये बन गया। और इसके बाद ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है फास्फोरस का, यहाँ से H, और ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है इस फास्फोरस का, उसके न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर यानी कि राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 5 से हाइड्रोक्सिल ग्रुप फास्फोरस के हाइड्रोजन के साथ मिलकर यहाँ से भी एक पानी का मॉलिक्यूल रिलीज होता है और ये बन जाता है POC बॉन्ड, यानी कि ये भी एस्टर बॉन्ड बन गया और ये 2 एस्टर बॉन्ड बन गए फास्फोरस के दरमियान और इसको कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जब फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के ज़रिए 2 न्यूक्लियोटाइड मिल जाएं तो इसे कहते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड। अगर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के ज़रिए 3 न्यूक्लियोटाइड जुड़ी, यानी यहाँ पे भी ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाए, 3 न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएं तो उसको कहते हैं ट्राई न्यूक्लियोटाइड। अगर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएं तो उसको कहते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। और ये स्पेसिफिक सीक्वेंस रखते हैं, यानी कि ये जो ग्रो कर रहा है पॉली न्यूक्लियोटाइड की चेन बन रही है, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ है, यानी कि इसका सिरा जो है नीचे की तरफ है, ये 3 प्राइम है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये ऊपर की तरफ है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ ग्रो करेगा। यहाँ से भी ये फास्फेट ग्रुप रिएक्टिव ग्रुप है, ये बचा हुआ है, यहाँ पे कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप या कोई न्यूक्लियोटाइड आ सकता है, उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ रिएक्ट करके तीसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ सकता है, वो ट्राई न्यूक्लियोटाइड बना देंगे। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक रिएक्टिव ग्रुप है, इसके साथ किसी न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट ग्रुप आके अटैक कर सकता है या जुड़ सकता है, यहाँ से भी ट्राई न्यूक्लियोटाइड बन सकता है, पॉली न्यूक्लियोटाइड, इस तरह एक लंबी चेन बन जाती है। इस तरह बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बना देते हैं और वो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन जो डीएनए का एक स्ट्रैंड बना देती है, क्योंकि डीएनए 2 डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ये कुछ इस तरह से ये 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है और ये 3 प्राइम से 5 प्राइम, यानी कि दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के उल्ट होते हैं। NAD नैड ये एक को एंजाइम है, ये भी डाई न्यूक्लियोटाइड है नैड, इसका नाम है निकोटीडीन निकोटीनामाइड ऐसे है NI निकोटीनामाइड। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इसके स्पेलिंग याद रखने में आसानी होगी। एडिनिन, डाई न्यूक्लियोटाइड यानी डाई न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इसका नाम है निकोटीनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये को एंजाइम के तौर पर काम करता है, को एंजाइम, और ये अपना हिस्सा लेता है या कैरी आउट करता है। ये एक इम्पोर्टेंट को एंजाइम है और सेल में होने वाले सीवरल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ सेल, जो सेल की ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि जिन रिएक्शन की ऑक्सीडेशन हो रही है वो अपने आप ही एक प्रोडक्ट की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और दूसरे प्रोडक्ट की रिडक्शन हो रही है, यानी कि एक में हाइड्रोजन ऐड हो रखता रहा है और दूसरे में हाइड्रोजन निकल रहा है और ऑक्सीजन आ रहे हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रही है सल्फ। तो वो इन रिएक्शन में टेक प्लेस, यानी कि हिस्सा लेता है एज आ को एंजाइम के तौर पर। ये जो नैड है ये निकोटीनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड है एक, और ये को एंजाइम के तौर पर काम करता है। जो सेल में सीवरल यानी कि बहुत सारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं सेल के अंदर, ये उनमें हिस्सा लेता है एज आ को एंजाइम के तौर पर। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मेरी हौसला अफजाई